नमस्कार मित्रों, मैं सुभाष मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज हम पढ़ेंगे हिंदी स्पेशल जो आपकी यूपी टेट में आने वाली है। और इस पूरे प्रश्न पत्र में सबसे महत्वपूर्ण होगा क्या बताइए? सबसे महत्वपूर्ण होगा साहित्यिक प्रश्नों का शानदार जबरदस्त बढ़िया सा संकलन। जी हां, शानदार जबरदस्त बढ़िया सा संकलन होगा इस प्रश्न पत्र में आगे की ओर। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। जी हां, तो आपको यह बताना है पहला प्रश्न हमारा क्या है। पहला प्रश्न हमारा है कि आपको बताना है कि प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही क्रम क्या है। मतलब आपको बताना है कालानुक्रम बताना है। क्या बताना है? कालानुक्रम बताना है, पहली चीज। दूसरी चीज आपको क्या चर्चा करनी है? एक इंपॉर्टेंट बात आपको फ्रेंड्स याद रखनी है कि हरिवंश राय बच्चन की हम जहां भी बात करते हैं, जहां भी हम किसकी बात करते हैं, जहां भी हम बात करते हैं हरिवंश राय बच्चन की, तो उसमें डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को याद रखिएगा कि ये जो हैं हालावादी क्या हैं? हालावादी रचनाकार हैं। मतलब इन्होंने प्रेम का काव्य ज्यादा लिखा है, ठीक। और इसके विषय में इनकी हम रचनाओं का ये क्रम पूछा गया है। मधुकलश, मधुबाला, मधुशाला, निशा निमंत्रण, ठीक, निशा निमंत्रण। तो आपको बताना है कि इनका सही अनुक्रम क्या है, ठीक। 35, 36, 37, 38। तो मधुशाला, मधुबाला, निशा निमंत्रण सबसे अंतिम की है तो ये बिल्कुल कट गया है, तो सबसे लास्ट में आएगा, ठीक। निशा निमंत्रण 1938, तो 35, 36, 37, 38, ठीक है। 35, 36, 37 और 38। जी हां, बिल्कुल सही जवाब होगा हमारा। कौन सा सही जवाब होगा? जी हां, हमारा दूसरा विकल्प इसका क्या होगा? बिल्कुल सही होगा, ठीक है। देख लीजिए सारे लोग, हमारा जो दूसरा विकल्प होगा वो हमारा बिल्कुल ही सही विकल्प होगा, ठीक है। क्लियर? किसी का गलत तो नहीं है। 35, 36, 37 और 38 मतलब अंतिम रचना निशा निमंत्रण। 13 हार जो है वो 32 में है। तो ये हो गई हमारी पहला क्वेश्चन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्योंकि आप देखो जो बहुत व्याकरण के प्रश्न हैं वो बहुत ही हल्के प्रश्न आते हैं, सारे ही बच्चे उनको कर लेंगे। तो जो आपका स्कोर बनेगा, जो आपकी मेनली रेटिंग होनी है, वो किस प्रश्नों पर होनी है वो आपको देखना है। अगला क्वेश्चन है तुलसीदास के रचनाकार कौन है? बताइए तुलसीदास के रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा, केशवदास, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और रामविलास शर्मा। जी हां, दूसरा प्रश्न फिर से साहित्य का है। बताइए किसकी रचना है? तुलसीदास के रचनाकार कौन है? तो तुलसीदास, आपको मैं हिंट देता हूं कि ये किस काल की रचना है। जी हां, ये छायावाद की रचना है, ठीक है। छायावाद के हम जो 4 स्तंभ जानते हैं उनमें से एक की रचना है। जी हां, तुलसीदास, ठीक। तो बताइए महादेवी वर्मा की हमने रचनाएं देखी हैं, इनकी रचना कौन सी है? यामा है, ठीक है, बड़ी महत्वपूर्ण है, ठीक। जिसके लिए इनको क्या मिला है जानते ही हैं आप? चिदंबरा, उर्वशी, यामा कितनी नावों में कितनी बार? चिदंबरा पहला ज्ञानपीठ, उर्वशी, यामा कितनी नावों में कितनी बार? यामा एक इनकी बहुत महत्वपूर्ण रचना है। निहार दूसरी क्या आती है हमारी? निहार आता है, ठीक है। रश्मि आता है, आदि इनकी और रचनाएं हैं, अन्य रचनाएं हैं। क्लियर है इतनी बात? है ना? इतनी बात क्लियर है सभी को? अब इसके बाद आता है दूसरा विकल्प केशवदास। कठिन, इनको केशवदास को हम, केशवदास के लिए हम जानते हैं इनको क्या कहा जाता है? इनको कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। रामचंद्रिका इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है। कौन सी रचना है? रामचंद्रिका। जल्दी बताइए प्रश्न का उत्तर क्या होगा? जी हां, सारे लोग वीडियो को एक बार शेयर कर दें और लाइक भी करते जाएं। चलिए, तो कमेंट नहीं पढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे देखते हैं क्वेश्चंस पर। डॉक्टर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जी हां, निराला, जी हां बिल्कुल। और बताइए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, ठीक है। अनामिका, अगर क्रम भी पूछे तो अनामिका, परिमल और फिर क्या आता है हमारा? गीतिका,
गीतिका, और सबसे अंतिम में क्या आता है हमारा, सबसे अंतिम में क्या आता है, तुलसीदास। जी हाँ, ये इनकी रचनाएं हैं, अनामिका, परिमल और गीतिका, तुलसीदास। तो ये क्या हो गई हमारी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये एक क्या है, बहुत ही शानदार प्रखर आलोचक हैं। ये क्या हैं, एक प्रखर आलोचक के तौर पर इनको हम जानते हैं। कैसे जानते हैं, इनको हम किस रूप में जानते हैं, जी हाँ फ्रेंड्स, इनको हम जानते हैं एक प्रखर आलोचक के बारे में। नंद दुलारे वाजपेयी का नाम भी हम लेते हैं, नंद दुलारे वाजपेयी को भी हम प्रखर आलोचक के रूप में जानते हैं। प्रेमचंद और उनका युग, जी हाँ, इनकी एक रचना आप जरूर याद रखिएगा, प्रेमचंद्र और उनका युग। जी हाँ, ये एक इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण कृति है जिसको आप याद रखेंगे। आदिकाल के नाम से भी इन्होंने लिखा है। तो ये हो गए हमारे पूरे के पूरे रचनाकार। तो जल्दी से क्वेश्चन के चक्कर में हमें भागना नहीं है, हमें तसल्ली से बढ़िया से कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ समझना है, समझ विकसित करनी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न है, तुम प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। बहुत ही आसान सा प्रश्न पूछ लिया गया है। कई बार, लगभग 1000 बार से ज्यादा बार आपने इस प्रश्न को देखा होगा। जी हां, 1000। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। जी हां, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी की रचना किसने की है, ठीक है, बताइए। कबीर ने। कबीर क्या है, हमारे ज्ञान मार्गी हैं। कबीर की भाषा, वाणी का डिक्टेटर भी कबीर को कहा जाता है, ठीक। कबीर को लेकर जो आचार्य शुक्ल के विचार है, कबीर जितना आचार्य शुक्ल जी जो है वो कबीर को उतना ज्यादा महत्व नहीं देते हैं जितना वो किसको देते हैं, जितना वो किसको देते हैं, तुलसीदास को देते हैं। जितना वो किसको देते हैं, तुलसीदास को देते हैं। क्योंकि तुलसीदास को दरअसल वो समन्वयवादी मानते हैं। क्या मानते हैं, तुलसीदास को वो समन्वयवादी महानायक मानते हैं और इनकी उक्तियां उनको खींचती हुई दिखती हैं। जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी का विश्लेषण उतना, कहना चाहिए ना, उतना तटस्थ नहीं रहे हैं आलोचना में। आप यूं कह सकते हैं दादू दयाल, नानक बिल्कुल नहीं होंगे, है ना, गुरु नानक देव, नानक। और तो ये सही क्या है, रैदास होगा इसका सही जवाब, ठीक है। आप सभी से प्रश्न बन गया होगा, आसान प्रश्न था, बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, मतलब वो बताना चाहते हैं कि ईश्वर की जो सत्ता है वो असीम है और हम लोग बहुत छोटे हैं उनके समक्ष। तो देखते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द, बहुत ही आसान क्वेश्चन, देशज है। जी हां, देशज मतलब देसी, देशज मतलब देसी। जैसे बैकल एक शब्द है, इसी तरह का ये शब्द आपसे पूछा जा रहा है। बताइए, सारे लोग बताइए क्या होगा। जी हां, बहुत ही आसान, बिल्कुल सही। सही उत्तर क्या होगा हमारा, धड़ाम क्या होगा, देशज शब्द है। लाश, औरत, पतलून, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, लाश, औरत, पतलून नहीं है। धड़ाम शब्द क्या है हमारा, देशज, विदेशज देखा होगा हमने। तत्सम एक हम देखते हैं, तत्सम एक क्या देखते हैं हम लोग, तत्सम। फिर क्या होता है, तद्भव। और जैसे अल्पीन वगैरह जो शब्द होते हैं, फिर हम लोग क्या देखते हैं, विदेशज। बहुत आसान भाषा में देख लीजिए, है ना। तो मुख्य तरीके से हमारे ये होते हैं तत्सम, तद्भव, और एक क्या होता है विदेशज, जो विदेश से आए। और देशज मतलब जब हम उनको क्या कर देते हैं, अपनी देसी भाषा के साथ मिला देते हैं। जैसे कि आजकल हम लोग बोलते हैं ना, इंग्लिश के शब्दों को भी हम लोग क्या बना देते हैं, इंग्लिश के शब्दों का भी हम लोग क्या बना देते हैं, बहुवचन बना देते हैं। मूवियों में देखा था, क्या मूवियों में देखा था। अब मूवी में यूं क्यों लग जाएगा यार, मूवियों कैसे हो सकता है। तो ये एक्सपेरिमेंट होता रहते हैं भाषा के साथ। तो ये क्या हो गया हमारा, धड़ाम होगा देशज शब्द। तत्सम शब्द मतलब जो हु बहु किससे मिलते हों, संस्कृत से मिलते हों। तत्सम संस्कृत की तरह, जो संस्कृत से, जैसे सूर्य और सूरज, चंद्र और चांद, ठीक, चंद्र और चांद। और यहां पर आप देखेंगे तो आप क्या बोल सकते हैं, टाइम। बहुत सारे शब्द जो पुर्तगाली हैं, है ना, और अफगानी हैं, तुर्क हैं, फ्रेंच हैं, इस तरह के शब्द हर भाषा में आते जाते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या होगा? बहुत ही आसान प्रश्न, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसका यह क्वेश्चन गलत जाना चाहिए। जी हां, बताइए क्या होगा? सारे लोग इस विकल्प को अच्छे से देख लीजिए, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। क्या आएगा यहां पे? को ऐसे आएगा। जी हां, ऋक धनवेद बराबर ऋग्वेद। क्या हो गया? ऋक धनवेद बराबर ऋग्वेद। ठीक है, क्लियर? चले अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, घोंसले में चिड़िया, कर्ता ने कर्म को करण से, कौन सा कारक है पूछ रहा है। अब सबने बचपन से पढ़ा है, कर्ता ने कर्म को करण से, पढ़ा है ना, अधिकरण संप्रदाय वहां तक। तो जब चीजों की क्या बात होगी? अलग होने की बात होगी। अलग होने की बात होगी मतलब जब बात होगी जैसे पेड़ से क्या हुआ? पेड़ से पत्तों का गिरना, पत्ते गिरते हैं, तो जब क्या होगा? अलग होगी कोई चीजें। छत से ईंट गिरती है, तब उस कैटेगरी में हम क्या करते हैं? अपादान करते हैं, क्योंकि अपादान और संप्रदान में हमें बहुत कंफ्यूजन रहता है। घोंसले में चिड़िया रहती है, घोंसले में चिड़िया रहती है, तो यहां पे न तो अपादान होगा, न संबंध की बात है, न इसकी बात है। तो बताइए छठवें में क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा हमारा अंतिम विकल्प। आ बा सा दा दा हो जाएगा हमारा अंतिम और सही विकल्प। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, पढ़िए। बहुत शानदार सा एक पैसेज है जो आपको पढ़ना है और प्रश्न के उत्तर देने हैं। 2 मिनट सारे लोग आराम से पढ़ेंगे। गांधीवाद में राजनीतिक, देखिए बहुत ही शानदार बात कही है। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, गांधीवाद, कभी मित्रों पढ़िएगा, गांधीवाद और अंबेडकरवाद, इन दो विचारधाराओं को जब आप पढ़ेंगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा कि दरअसल आलोचकों ने, विभिन्न विशेषज्ञों ने इसके बारे में अपनी क्या राय प्रकट की है। तो आइए चलते हैं। गांधीवाद में राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्वों का समन्वय मिलता है, यह इस बात की विशेषता है। आज संसार में जितने भी वाद प्रचलित हैं वह प्रायः राजनीतिक क्षेत्र में सीमित हो चुके हैं। आत्मा से उनका संबंध विच्छेद होकर केवल बाह्य संसार तक उनका प्रसार रह गया है। जी हां, अगर आत्मा तक की बात करेंगे तो फिर कौन सा वाद आता है? किसका वाद आता है? आदर्शवाद आता है। और आदर्शवाद में क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम है, स्व की अनुभूति को बहुत ज्यादा मानते हैं। खैर यहां पे आप विषयांतर हो जाएंगे। मन की निर्मलता और ईश्वर निष्ठा से आत्मा को शुद्ध करना गांधीवाद की प्रथम आवश्यकता है। और गजब की बात है यहां पर, देखिए हर वाद में कुछ अच्छा है कुछ गंदा है। मन की निर्मलता और ईश्वर निष्ठा से आत्मा को शुद्ध करना, क्योंकि गांधी जी गीता जी को क्या मानते थे? माता मानते थे। देखिए हमेशा एक चीज देखिएगा कि जो भारतीय दृष्टिकोण है वो हमेशा आदर्शवादी है चीजों को लेके, जबकि जो पाश्चात्य दृष्टिकोण है तुलनात्मक रूप से वो ज्यादा वैज्ञानिक है। तो एक तो हमारी आस्था है कि हम इसको मानते हैं, ये तो ठीक हो गया है ना, हम सभी पूजा पाठ करते हैं। लेकिन एक चीज क्या है ना, अगर आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करेंगे तो तार्किकता कहीं ऊपर आती है। क्या बहुत ऊपर आती है? तार्किकता कहीं ऊपर आती है। तो वही बात यहां पर की जा रही है। ऐसा करने से निस्वार्थ बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य सच्चे अर्थों में जन सेवा के लिए तत्पर हो जाता है। गांधीवाद में सांप्रदायिकता के लिए, गांधीवाद में होगा यहां पर, है ना, गांधीवाद में सांप्रदायिकता के लिए मतलब कम्युनलिज्म के लिए कोई स्थान नहीं है। इसी समस्या को हल करने के लिए गांधी जी ने अपने जीवन का बलिदान कर दिया। उपर्युक्त गद्यांश के आधार पर बतलाइए कि संसार के सारे वाद सीमित हैं। अब देखिए पहली लाइन देखिए, यहां पे देखेंगे यह इस बात के विषय, आज संसार में जितने भी वाद प्रचलित हैं वो प्राय राजनीतिक क्षेत्र में सीमित हो चुके हैं। तो किस क्षेत्र में सीमित हो चुके हैं? राजनीतिक क्षेत्र में सीमित हो चुके हैं। आत्मा तक की बात अगर बात करेंगे, स्व की बात करेंगे, जी हां, तो स्व की बात बहुत ज्यादा कहां होती है बच्चों? कहां होती है? आदर्शवाद में होती है। और आदर्शवाद का क्या मतलब होता है? जहां हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करते हैं, खुद को जानते हैं, आत्मानुभूति की बात करते हैं। अरस्तु, प्लेटो, सुकरात, फ्रिट्शे, स्पिनोजा, इन सभी की जब हम बात करेंगे तो बात किसकी आएगी? आदर्शवाद की आएगी, बात आइडियलिज्म की रहेगी। साथ साथ चीजें इंटरकनेक्टेड हैं, इसलिए थोड़ा समझते जाइए। चलते हैं बात आगे की ओर।
क्योंकि देखिए फ्रायड ने जो विश्लेषण किया था, चूंकि हम लोग मनोविज्ञान भी पढ़ते हैं हर दिन और आज 3 बजे आपको हिंदी मिल रही है, तो क्या है कि अर्धचेतन, चेतन, अचेतन, अर्धचेतन, 3 स्थितियां मन की बताई गई हैं, चेतन, अर्धचेतन, अचेतन। तो इस स्थिति में आपको यह समझना है मेरे प्यारे बच्चों, फ्रेंड्स, डियर फ्रेंड्स, कि क्या है ये हमारा बीच बीच में कई बार हो सकता है कि इस प्रश्न में उस बात का उत्तर ना हो, लेकिन आगे कहीं ना कहीं जरूर आवश्यक होगा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसी का प्रश्न है, फिर से अगला प्रश्न, गांधीवाद में, इसको बताइए, गांधीवाद में राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्वों को समन्वय मिलता है, ठीक है, यह इस बात की विशेषता है। आज संसार में जितने भी वाद प्रचलित हैं, प्राय फिर से दे दिया, लेकिन प्रश्न इन्होंने नहीं पूछा है। जी हां, प्रश्न यहां पर मिसिंग है। क्या होगा? प्रश्न यहां पर मिसिंग है ना। तो एक चीज की बात की गई है किस पर, अगर ये प्रश्न होता, मुझे विस्मित हो रहा है, तो राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्वों को की बात की गई है। खैर, लीव द क्वेश्चन बिकॉज वी डोंट हैव क्वेश्चन, हमारे पास यहां पर प्रश्न है ही नहीं। चलते हैं अगले पर। नितिन सर के हमारे ये हैंड रिटन नोट्स हैं, प्राचीन इतिहास, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मध्यकालीन, आधुनिक, सामान्य हिंदी, ज्योग्राफी और भारतीय अर्थव्यवस्था के। आप इनको परचेज कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को एक नया डायमेंशन दे सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जी हां, कनुप्रिया। कनुप्रिया के रचनाकार कौन है? अभी अभी हमने बात की थी। बहुत ही शानदार एक चीज आप यहां पे देख लीजिएगा, अजेय खंडहर रांगेय राघव की कृति है। अजेय खंडहर भगवती चरण वर्मा का बहुत ही शानदार उपन्यास है फ्रेंड्स, आप सभी को जीवन में एक बार पढ़ना चाहिए। चित्रलेखा, जी हां, चित्रलेखा। साहित्य पढ़ने से विचारों का विकास होता है और उसी के अंतर्गत हम जानते हैं क्या, कि किस तरीके से हम जीवन को, समाज को और अपने आसपास के वातावरण को समझते हैं और उसको, उन चीजों को अपने अंदर समाहित करते हैं। जी हां, नागार्जुन आप जानते हैं बहुत ही संकट की स्थिति में ये रचनाएं आपने बहुत सारी पढ़ी होंगी, है ना। नागार्जुन, बाबा नागार्जुन के नाम से बहुत फेमस हैं नागार्जुन। इसके बाद आता है हमारा किसमें, आप जब प्रयोगवाद और प्रगतिवाद पढ़ेंगे, है ना। त्रिलोचन भी एक नाम बहुत महत्वपूर्ण है जो देखने लायक है, समझने लायक है। त्रिलोचन ने भी बहुत शानदार रचनाएं की हैं। ये रचना कुल मिला के हमारी किसकी है? ये रचना है धर्मवीर भारती की, कनुप्रिया। जी हां, कनुप्रिया किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिर से पढ़िए। वर्दंत की पंगति कुंदकली, अधराधर पल्लव लोचन की, चपला चमके घन बीच जगह छवि मोतिन लाल अमोलन की। बताइए, ये जो पूरी रचना है, तुलसी बलि जाऊं, इस पे तो हालांकि हिंट भी मिल रहा है आपको, तो बताइए कि ये रचना किसकी है? जी हां, ये रचना किसकी है? तो इसमें तो आपको क्लू भी मिल रहा है, तुलसी बलि जाऊं, तो जी हां, ये रचना किसकी है? सी इसका बिल्कुल सही विकल्प होगा। ये रचना है तुलसीदास जी की। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप जैसे हैं जानते हैं मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत उपन्यास है, पद्मावत, है ना, उनका एक महाकाव्य है। क्षमा करिएगा, उपन्यास मैंने बोला। सूरदास तो आप जानते ही हैं। अगर गोपियों के साथ कृष्ण के जो उद्धव को भेजते हैं भ्रमर गीत, इनकी एक बहुत महत्वपूर्ण है। भ्रमर गीत मतलब एक अंश है जिसको हम लोग परीक्षाओं में बहुत सिलेबस में पढ़ते हैं। कबीर तो हम सभी जानते हैं, वाणी के डिक्टेटर की बात भी कही गई है इनके बारे में, और कबीर ने आडंबरों के खिलाफ बहुत कुछ लिखा है। चलिए चलते हैं अन्य रचनाएं। रामचरितमानस तुलसीदास की हैं, जिसके साथ कवितावली, दोहावली इत्यादि। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है? जी हां, क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है? तो यह प्रश्न हम लोगों ने लगभग मल्टीपल टाइम, कई बार किया है। याद रखिएगा, अल्प प्राण और महाप्राण। प्राण मतलब जहां आवाज निकले, तो जी हां हवा निकले, प्राण मतलब वायु। तो ये क्या होगा हमारा? 2 महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है। ये बात क्या हो गई? यह कथन क्या हो गया? अशुद्ध हो गया। ठीक, 2 महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण, कौन सा कथन अशुद्ध है? क्ष संयुक्त व्यंजन है,
है ना, संयुक्त व्यंजन है, का और शा मिलता है। ज्ञा का उच्चारण परंपरा से, हिंदी में ज्ञा का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो चुका है, तो हमारा सही क्या हो जाएगा, पहला। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राम आम खाता है, जी हां, बहुत ही सामान्य सा उदाहरण। 5वीं क्लास में जब हम कक्षा को पढ़ना चालू करते हैं तो केवल 3 ये उदाहरण है। इंग्लिश वाला मास्टर भी जब पढ़ाता है ना तो यही पढ़ाता है, राम ईट्स मैंगो, राम आम खाता है और मोहन दिल्ली जाता है ना। तो वही प्रश्न पूछ रहा है कि वाच्य में कौन सा रूप है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है, उभयवाच्य है और कर्तवाच्य है। बताइए जरा, देखूं कितने लोग इस प्रश्न को सही करते हैं। बहुत ही आसान सा ये जवाब आपका होना चाहिए, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। चलिए बताइए, फटाफट बताइए कि इसमें क्या होगा। 12वें नंबर में हमारा क्या आएगा सही? जी हां, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये कर्तव्याच्य हो जाएगा। क्लियर? चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? बताइए। अंक, आंख, चांद, अंगना। अब याद रखिए कि आंगन वाला नहीं है, ये अंगना क्या है, स्त्री से संबंधित है। क्लू करिए। तो जी हां, ये बिल्कुल ही सही है। इसको हमने आरो एवारो वाली सीरीज में भी मल्टीपल टाइम इसको अटेम्प्ट किया है। तो अंगना एकदम शुद्ध है। क्या है? अंगना एकदम शुद्ध है, अंगना। ठीक, क्लियर? चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उपचारात्मक शिक्षण, बताइए, पढ़िए थोड़ा सा इसको। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? उपचारात्मक शिक्षण की सफलता। जी हां, तो याद रखिएगा, उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर, समय व अवधि पर, भाषिक नियमों के ज्ञान पर। जी हां, अब उपचार का मतलब क्या है? निदान करना, निदानात्मक, निदानात्मक है ना, सॉल्यूशन बताना, किसी समस्या का समाधान प्रस्तुत करने से संबंधित है हमारा ये अंक। तो ये क्या पूछ रहा है? उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। जी हां, किस पर निर्भर करती है? बताइए। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता किस पर निर्भर करेगी? बताइए। समस्याओं के क्या करेंगे? समस्याओं की आप क्या करेंगे? सही पहचान करेंगे। जब आप किसी समस्या को सही से क्या करेंगे? पहचान करेंगे। ये दरअसल आ जाएगा पेडागोजी में। तब तो आप उस समस्या का क्या प्रस्तुत करेंगे? समाधान प्रस्तुत करेंगे ना। तब तो आप उस समस्या का समाधान प्रस्तुत करेंगे। जी हां, यही बात यहां पर कही जा रही है कि समस्या का समाधान तब आप प्रस्तुत करेंगे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, लेखक और उसकी कृति हमको मिलाना है। सही युग्म कौन सा युग्म क्या है, गलत है? बताइए। चलिए करिए प्रश्न को। बेलगा से गंगा, राहुल सांकृत्यायन। देखिए एक चीज याद रखिएगा, राहुल सांकृत्यायन के हम लोग अथतो घुमक्कड़ साथ यात्रा वृतांत इन्होंने बहुत अच्छे लिखे हैं। महापंडित राहुल सांकृत्यायन के नाम से भी इनको जाना जाता है। जी हाँ, धर्मवीर भारती, अभी इनका हमने एक चीज और देखा है जो रचना बहुत पूछी जाती है, वो रचना कौन सी है? कनुप्रिया किसकी रचना है? अगर पूछा जाता है तो आप क्या बताते हैं? धर्मवीर भारती की। सूरज का 7वां घोड़ा, बेलगा से गंगा, अथातो घुमक्कड़ शास्त्र, ये राहुल सांकृत्यायन की रचना है। आर्यों का आदिदेश, डॉक्टर संपूर्णानंद का विशिष्ट योगदान है हिंदी साहित्य में। और देखिए दर्शन दिग्दर्शन, जी हां, आचार्य शुक्ल की ये रचना नहीं है। जी हां, आचार्य शुक्ल ने ऐसी कोई रचना नहीं लिखी है। तो ये युग्म क्या हो गया हमारा? असंगत युग्म हो गया। ठीक, तो सही विकल्प क्या होगा? सही जवाब क्या होगा हमारा? दा, मतलब अंतिम विकल्प हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पढ़िए इस प्रश्न को। कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है? आप पढ़िए पहले इस प्रश्न को। चिरंतन, शाश्वत, सनातन, अधुनातन। जी हां, पढ़िए अच्छे से प्रश्नों को। बताइए कौन सा शब्द भिन्न है? जी हां, मतलब जो बाकी के शब्द हैं उनसे क्या है? उनसे जो है ये अलग है। जी हां, क्या है? उनसे ये शब्द अलग है, अर्थ और प्रकृति का है, अलग अर्थ और प्रकृति का है। तो शाश्वत मतलब आत्मा कैसी है? शाश्वत है, अजर है, अमर है। जी हां, ये बात की जा रही है शाश्वत में।
चिरंतन मतलब बहुत दिनों से चली आ रही है, चिरंतन। सनातन का मतलब भी यही है, लेकिन यहां पर एक क्लू आपको मिल चुका है। हाँ, सारे लोग सही जवाब दे रहे होंगे। ये क्या होगा हमारा? अधुनातन है। सभी का सही हुआ है ना? चलिए, तो क्या हो गया हमारा? ये हमारा अधुनातन है। जी हाँ, क्या है? अधुनातन। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये हमारा नितिन सर का हिंदी इंडिविजुअल का बैच है, इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। स्टडी 91 का ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से जाकर इंस्टॉल कर सकते हैं। यूपी लेखपाल, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी टेट, सुपर टेट आदि परीक्षाओं की आप तैयारी कर सकते हैं। दिए गए नंबर्स पर आप कॉल भी कर सकते हैं और इनरोल भी हो सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है हमारा, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? जी हाँ, अशुद्ध बताना है, अशुद्ध बताना है। बताइए फटाफट, देखिए। विहरणी, ग्रहणी, विभीषण, जगत गुरु, शंकराचार्य, मतलब केवल जगत गुरु की बात यहां पर की गई है। तो बात क्या आता है? विहरणी होता है कि विरहणी होता है? जी हां, क्या होता है? विरहणी होता है। जी हां, तो यहां पर क्या हो गया? ये क्या हो गया हमारा? अशुद्ध हो गया, गलत हो गया। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोय, जातन की झाई परे, श्याम हरित दुति होय। उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? जी हां, क्या है? कौन सा अलंकार है? जहां एक शब्द में जुड़े हुए और बहुत सारे अर्थ निकले, वही हमारा क्या हो जाता है? याद रखिएगा, अन्योक्ति अलंकार होता है क्या? यमक होता है? उत्प्रेक्षा बिल्कुल नहीं, सबको पता है, बहुत ही बार पूछा गया यह प्रश्न। क्या हो जाएगा हमारा? श्लेष अलंकार हो जाएगा इसका सही जवाब। क्या हो जाएगा? श्लेष अलंकार। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न में। देशभक्ति में कौन सा समास है? एक सेकंड, मतलब एक सेकंड नहीं लगने चाहिए आपको बताने में कि देशभक्ति में कौन सा समास है। जी हां, एक सेकंड नहीं लगना चाहिए। सारे लोग देखिए, हम क्या करेंगे? 19th में हमारा क्या होगा सही जवाब? जी हां, तो क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन समास होगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। द्वंद्व में क्या होता है? जैसे कि हम देखते हैं, माता पिता, जय पराजय, है ना। द्विग में क्या होता है? त्रिभुवन हो जाता है। क्या हो जाता है? त्रिभुवन आदि इसके अंतर्गत आते हैं। जी हां, क्या आते हैं? त्रिभुवन आदि इसके अंतर्गत आते हैं, जहां पर संख्यावाचक पदों का क्या हो? प्रयोग हो और उन पर चर्चा की जाए। ठीक है, चलिए तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुलसीदास किसकी रचना है? फिर से यह प्रश्न अभी हमने एक बार डिस्कशन किया। अच्छा, वो प्रश्न दूसरा था मुक्तिबोध। बहुत ही शानदार कवि हैं, बहुत ही शानदार रचनाकार हैं, गजानन माधव मुक्तिबोध इनका पूरा नाम है। क्या नाम है? क्या नाम है इनका? गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध इनका पूरा नाम है। बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? गजानन माधव मुक्तिबोध इनकी अत्यंत महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है, गजानन माधव मुक्तिबोध की एक रचना है जिसका आप नाम जानते होंगे। जी हां, क्या नाम है इसका? विपात्र नाम है। अज्ञेय, ये तो समझ लीजिए तार सप्तक के कवि हैं। किसके कवि हैं? तार सप्तक के कवि हैं। जी हां, तार सप्तक के कवि नहीं हैं, मतलब तार सप्तक लिखने वालों में प्रतीक नामक पत्रिका का संपादन करने में भी इनका नाम है। किसका नाम है? प्रतीक। ठीक है ना। और हम लोग कितनी नावों में कितनी बार के लिए ज्ञानपीठ भी मिला है? चिदंबरा, उर्वशी, यामा, कितनी नावों में कितनी बार? किसकी बात करते हैं हम? कितनी नावों में, है ना, कितनी नावों में कितनी बार इनकी रचना है। हरिवंश राय बच्चन की हमने देख ही ली, है ना। हरिवंश राय बच्चन का मधुकलश, मधुबाला, तेराहार ये सब आता है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। कौन सा? निराला मुक्त छंद के क्या थे? प्रणेता थे। और इनकी कविता है अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, अरिमा इत्यादि बहुत सारी रचनाएं हैं। क्या हो गया हमारा? जी हाँ, तुलसीदास किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। बार बार यही एक रचना पूछी जाती है। मतलब
इन्हीं 4-5 लोगों के इर्द गिर्द पूरी साहित्य लगभग प्रश्न जो सामान्य परीक्षाओं में पूछते हैं यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी के अलावा, वो यही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा वैदेही वनवास। जी हाँ, बहुत ही शुरुआती रचना जिनका नाम आप देखेंगे वो आएंगे। बताइए, मैथिली शरण गुप्त। अगर आप श्रीधर पाठक का नाम लेंगे तो आपको पता है कि ये कौन से हैं हमारे, ये अगर आप देखेंगे तो स्वच्छंदतावादी में इनका नाम आता है। रचना हमारी आती है देहरादून वनाष्टक। ठीक, इसके बाद मैथिली शरण गुप्त को तो आप जानते ही हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी विचारधारा के कवि ये आते हैं। रामधारी सिंह दिनकर की एक महत्वपूर्ण रचना है संस्कृत के 4 अध्याय, जो कि अभी परीक्षा में पूछी भी गई है। इनकी एक महत्वपूर्ण रचना कौन सी है, हमारी रश्मि है ना। जी हाँ, उर्वशी भी इनकी महत्वपूर्ण रचना है। चिदंबरा, उर्वशी, यामा कितनी नावों में कितनी बार, ज्ञानपीठ जिनको मिल जाए, साहित्य अकादमी जिनको मिल जाए, व्यास सम्मान जिनको मिल जाए, सरस्वती सम्मान जिनको मिल जाए, वो सारी रचनाएं ऑटोमेटिकली क्या हो जाती हैं, बेहद महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जी हाँ, तो ये रचना किसकी है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है वैदेही वनवास। किसकी रचना है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है। ध्यान दीजिएगा, आराम से पढ़िए, गलत नहीं करिए जल्दबाजी में, है ना। सारे लोगों का यह प्रश्न एकदम सही होना चाहिए। क्या होगा सही, क्या होगा, या, शा, त्रा, ज्ञा। तो का, शा, तोरा, ये तीनों क्या हैं, ये तीनों हमारे क्या होते हैं, इन तीनों को ही हम क्या कहते हैं हिंदी में, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और जो या है हमारा, वो संयुक्त नहीं होता है। क्या नहीं होता है, वह संयुक्त व्यंजन नहीं होता है। क्लियर है सभी को। चलिए फटाफट चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अलंकार में। जी हां, फिर से बहुत ही सामान्य सा प्रश्न, उपसर्ग को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स। क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स, मतलब जो पूर्व में लगे, है ना। और प्रत्यय का मतलब क्या होता है, प्रत्यय का मतलब क्या होता है, बाद में लगे। कहां लगे, बाद में लगे, मतलब क्या हो जाता है, ये क्या हो जाता है, सफिक्स हो जाता है। जैसे दूध वाला, पानी वाला, है ना, ये सारी बातें प्रत्यय में हो गई। उपसर्ग में क्या हो गया हमारा, जो पहले लगे, अत्यधिक, है ना। ठीक है, तो ये सारी चीजें, अभिरुचि, अभिरुचि, अभियंता, इस तरह के शब्द आएंगे। तो अलंकार में पूछ रहा है कि क्या लगेगा। अगर ऊपर बिंदी लगी है तो यहां पर क्या हो जाएगा, ना तो अल होगा, ना तो अल, ना तो अलन होगा। इसमें क्या आएगा, हमारा मां लगा है और नीचे ये भी लगा होना चाहिए। तो ये क्या हो गया, हमारा अलंकार की बात हो जाती है। ठीक है मित्रों, तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्लेषण का मतलब क्या होता है, आज करेंगे हम इस घटना का विश्लेषण। विवेचना, विश्लेषण मतलब क्या करना, उसकी गुण दोषों के आधार पर, गुण और दोष। जी हां, है ना। जीवन में अगर आपने ये, हर व्यक्ति को आंकिए किस बात पर, गुण दोष पर। और मैं बार बार कहता हूं कि किसी व्यक्ति को एक बात पर, हम लोगों की आदत होती है, किसी एक छोटी सी बात पर उसका मूल्यांकन कतई नहीं करिए। किसी सामान्य सी बात पर उसका मूल्यांकन बिल्कुल नहीं करिए। मूल्यांकन करिए किस पर, गुण और दोषों के आधार पर। जी हां, तो क्या हो जाएगा, विश्लेषण शब्द का विलोम पूछा है। विभाजित करना मतलब होता है अलग करना। जैसे हमने भारत और पाकिस्तान, ठीक, तो अलग हो गया ये, विभाजित। व्याख्या करना मतलब किसी चीज को समझाना, अर्थ संदर्भ सहित व्याख्या करना बिल्कुल नहीं होगा। विवेचन मैंने आपको बताया ही, इसमें क्या आता है, संश्लेषण आ जाएगा। विश्लेषण का एकदम ठीक विपरीत क्या होगा, संश्लेषण। इंग्लिश में एनालिसिस, विश्लेषण, संश्लेषण मतलब सिंथेसिस। बस इतना याद रखिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आने के पहले, रेलवे टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है, CBT 2 ग्रुप डी, वीडियो सॉल्यूशंस, बाइलिंगुअल क्लासेस, डाउट सेशंस, जस्ट ओनली एट 299
इन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं। एक नया कोर्स स्टार्ट हुआ है, बहुत ही शानदार, NTA UGC नेट पेपर फर्स्ट, 100+ वीडियो लेक्चर्स, फ्री टेस्ट, स्मार्ट PDF मटेरियल, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन क्लासेस। ऑफलाइन डाउनलोड है, बिल्कुल ऑफलाइन क्लासेस नहीं है। ओके, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके सामने ऊष्म। बताइए ऊष्म मतलब क्या? जब उच्चारण करें तो गर्मी उत्पन्न हो जाए, ऐसी बात को हम क्या मान लेते हैं? यहां पर इसको हम मान लेते हैं ऊष्म। ठीक, तो ऊष्म व्यंजन की बात आएगी तो शा सा शा, आ बा सा, चा छा जा, या रा ला। बोल के देखिए जरा सा, ऊष्मता आए, बोलिए। देखिए, अनुभव नहीं करेंगे, जब तक प्रयोग नहीं करेंगे, चीजें उतनी बेहतर आपको समझ में नहीं आएंगी। तो क्या हो जाएगा? ए हमारा हो जाएगा सही विकल्प, शा शा सा। जी हां, मूर्धन, दंत, तालव्य, 3 प्रकार के शा होते हैं जिनको हमें उच्चारण शुद्ध रूप में करना आना चाहिए। सही बात है ना, वरना बहुत इलिटरेट साउंड होता है जो लोग जानते हैं। ठीक, चलिए तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऋतु का विलोम क्या होगा? ऋतु का विलोम, ऋतु नहीं ऋत का विलोम पूछ रहा है कि ऋतु का विलोम क्या होगा? तो अनैक्य मतलब अनैक्यता, अनैक्य, विकीर्ण, वक्र, तो इसका क्या हो जाएगा? हमारा अनृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनृत हो जाएगा। इस प्रश्न को भी हमने मल्टीपल टाइम क्या किया है? किया हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता, फिर से आ गया वाच्य का बात आ गई कि वाक्य में वाच्य कौन सा होगा? मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता, मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता। बताइए क्या आएगा? भाव की बात है। जी हां, भाव की बात आ रही है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा हमारा भाववाच्य। ठीक, चलिए, लेखक और उनकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है? जी हां, बहुत ही शानदार, इतना इजी क्वेश्चन दे दिया है साहित्य का कि सबसे बन जाएगा। पढ़िए, बताइए। संस्कृत के 4 अध्याय, ये तो हमने अभी अभी डिस्कशन किया है। संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, और इनकी एक रचना तो आप कभी भूल ही नहीं सकते। मेरी क्लास अगर आप लोग थोड़ी सी भी देख रहे हैं, रश्मिरथी मेरी सबसे फेवरेट रचना है। उर्वशी भी हम भूल नहीं सकते। कौन सी रचना नहीं भूल सकते? उर्वशी भी हम नहीं भूल सकते हैं दिनकर की। संस्कृत के 4 अध्याय में दरअसल इन्होंने भारत को 4 भागों में बांटा है, और लब्बो-लुआब ये है, निष्कर्षतः इसमें उन्होंने ये बात कही है कि किस रूप में, किस तरीके से जो हिंदू मुसलमान, मतलब कि जो सांप्रदायिक समस्या है, कैसी समस्या है? सांप्रदायिक समस्या है, सांप्रदायिक समस्या है, उसका जो निपटारा होना चाहिए ना, वो सामाजिक होना चाहिए, ना कि राजनीतिक होना चाहिए। वो ये कहते हैं संस्कृत के 4 अध्याय में दिनकर जी कि हम लोग बट जरूर गए हैं, लेकिन आज भी हमारी कई सारी विविधताओं में एकता है। मतलब हमारी रुचियां, हमारे खान पान, हमारे रहन सहन, बहुत सारी चीजें मिलती हैं। जी हां, मिलती जुलती हैं। तो यही बात कहां कही है? संस्कृत के 4 अध्याय में रामधारी सिंह दिनकर जी ने कही है। ओके, ये क्या हो गया हमारा? ए मतलब सही विकल्प है। रसज्ञ रंजन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है, बिल्कुल सही है। अशोक के फूल कूटज इनकी एक बहुत महत्वपूर्ण रचना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसा लेखक तो सचमुच अगर आपने पढ़ा हो तो आपको आनंद आ जाएगा। रामदास का पोथा, कल्पलता, है ना, कल्पलता भी इनकी रचना है ना। तो ये अशोक के फूल भी सही है। और इस पर आता है स्कंदगुप्त किसकी रचना है भाई? बताइए, स्कंदगुप्त किसकी रचना है? स्कंदगुप्त रचना है किसकी? प्रसाद की रचना है। जी हाँ, किसकी रचना है? प्रसाद की रचना है। और अगर साहित्य पढ़ते हुए 3 नाटक आपने नहीं जाने तो क्या जाना? चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अजातशत्रु,
विशाखा, ये आदि नाटक किसके हैं जिनकी हम बात करते हैं? ये किसके हैं? हमारे प्रसाद की रचनाएं हैं। लक्ष्मी नारायण लाल, ये असंगत है। तो मतलब सही क्या हो जाएगा? कोई कंफ्यूजन में नहीं रहे, सही हमारा क्या होगा? मतलब जो कौन सा जोड़ा गलत है? जी हां, सी वाला जोड़ा क्या है? बिल्कुल ही गलत है। ओके, ठीक है, कोई समस्या तो नहीं? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, अपेक्षा का विशेषण रूप क्या होगा? जी हां, विशेषण रूप और विशेष, जिसकी विशेषता बताई जाए, अपेक्षा का अपेक्षित होगा। क्या होगा? अपेक्षित होगा। क्या हो जाएगा अपेक्षा का? सबसे बन रहा है ना? जी हां, अपेक्षा का क्या हो जाएगा? अपेक्षित हो जाएगा। ये क्या पूछ रहा है? विशेषण। निरपेक्ष मतलब जिससे कोई असर न पड़े। उपेक्षा मतलब किसी को क्या कहना? उपेक्षा मतलब किसी, मान लीजिए आप पे गेट में कोई खड़ा है लेकिन आप उसको सुन ही नहीं रहे, तो वो कैसा फील करेगा? उपेक्षित फील करेगा। सापेक्ष मतलब ए के कंपैरिजन में बी की बात होगी तो वो क्या होगा? सापेक्ष हो जाएगा। क्लियर? चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अत्यंत शब्द में प्रयुक्त हुआ कौन सा उपसर्ग हुआ है? मतलब क्या लगा है आगे? मतलब कि क्या लगा है आगे? किसमें? हमारे अत्यंत में। बताइए, फटाफट बताइए, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सही विकल्प का चयन आपको करना है। जी हां, तो अत बिल्कुल नहीं आएगा, अत्य तो आएगा ही नहीं, बिल्कुल गलत है ना। अत्यधिक और अत्यंत, ये क्या आ जाएगा हमारा? अति हमारा क्या है? उपसर्ग है, अर्थात जो पहले लगा है वही क्या है? हमारा उपसर्ग है। ठीक है, क्लियर? तो चलिए चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। ड़ा का उच्चारण स्थान होता है। जी हां, बोलिए, नाक से ध्वनि निकलती है कि नहीं? ड़ा में ड़ा तो कैसा होता है? ये मूर्धन्य होता है क्या? मुड़ रही है क्या? क्या हो रहा है? बताइए, किस तरह की ध्वनि ये है? तो ये हमारी क्या आएगी? नासिक होगा। क्या होगा हमारा ये नासिक की बात हम यहां पर कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? नासिक की बात यहां पर हो रही है। जी हां, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शीश का तत्सम रूप क्या है? शीश मतलब माथे से है ना, शीर्ष होगा इसका, सिरा होगा नहीं। शीर्षक तो किसी पुस्तक का होता है, किसी पुस्तक का क्या होता है? शीर्षक होता है। तो जी हां, ये हमारा क्या हो जाएगा? शीर्ष हो जाएगा। शीश का सही क्या हो जाएगा? शीर्ष हो जाएगा, ना कि शीशा होगा। जी हां, क्या होगा? ना कि शीशा होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी इंडिविजुअल का बैच है नितिन सर का। अब आपको मालूम, कई दिनों से हम लोग बता रहे हैं, चल ही गया होगा। आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को दे सकते हैं एक नया मुकाम, एक नया आयाम। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आंख की किरकिरी होने का अर्थ क्या है? सबसे बन जाएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आंख में किरकिरी होना मतलब गड़ना। बहुत प्रिय होना तो बिल्कुल अपोजिट हो गया। कष्टदायक होना यह भी गलत हो गया। धोखा देना, तो सही क्या होगा हमारा? सही क्या होगा? अप्रिय लगना, कटु लगना। मित्रता ना होना, कटु वैमनस्यता का होना यहां पर हमारा मूल आएगा। जी हां, क्या आएगा? आंख की किरकिरी होना अर्थ है, यह बात यहां पर बताई गई। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। श्री चंद्रावली, चंद्रावली विशेष विषमौषधम, नील देवी, ये आदि किसकी रचनाएं हैं? बताइए जल्दी से बताइए, ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए। जी हां, ये हमारे किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। बद्री नारायण चौधरी, इनका पूरा नाम क्या था? बद्री नारायण चौधरी। प्रेमधन की रचना ये नहीं है। क्या? ये इनकी रचना नहीं है। ये किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। चंद्रावली है ना, भारत दुर्दशा, नील देवी, ये सारी विशेष विषमौषधम, ये सारी किसकी रचनाएं हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। और इन्होंने 35 वर्ष की आयु में भी बहुत अद्वितीय काम किया था, खास करके नाटक के क्षेत्र में। और एक किंवदंती आपने सुनी होगी, नहुष
नाटक का नाम आपने सुना होगा, है ना। इनके पिता भी नाटक रंगमंच का कार्य करते थे और उस समय जनता से संवाद का एक सशक्त माध्यम दरअसल केवल यही था। जी हाँ, जनता से संवाद का एक सशक्त माध्यम हमारा यही था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, नूतन ब्रह्मचारी। जी हाँ, जैसे ही आप उपन्यास पढ़ने की शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले आपको मिलेगा क्या, हमारा नूतन ब्रह्मचारी। 100 अजान एक सुजान, बहुत सारी ऐसी आप रचनाएं देखते हैं। तो ये किसका है, हमारा नूतन ब्रह्मचारी में एक ब्रह्मचारी बालक होता है जिसके बारे में कहानी किस्से सुनाए गए हैं। प्रताप नारायण मिश्र हमारे निबंधों के लिए बहुत ज्यादा फेमस हैं। मूंछ इस तरह करके इनके हैं। देवकी नंदन खत्री को आप जानते हैं, तिलिस्मी के उपन्यास, चंद्रकांता जैसे उपन्यास लिखने में इनके विलक्षण योग्यता है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का हमने देख ही लिया है ना। रस कलश, इनके बहुत सारे चुपते चौपदे, चोखे चौपदे आदि इनकी रचनाएं हैं। नूतन ब्रह्मचारी, बताइए किसी का गलत नहीं होना चाहिए, ये किसका उपन्यास है। जी हाँ, ये उपन्यास है हमारा बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है। किसका उपन्यास है, बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। धन्य भारत की भूमि सब रत्नन की उपजावन, ये किसकी रचना है। जी हाँ, भारतेंदु युग के ही हैं ये जिनकी रचना है। भारतेंदु युग के ही ये रचनाकार हैं और भारतेंदु युग में ब्रज भाषा में फिर भी लिखा पर्याप्त गया है। तो धन्य भारत की भूमि सब रत्नन की उपजावन। जी हाँ, उस समय चूंकि भारत क्या था, परतंत्र था। क्या था, भारत जो था वो परतंत्रता में था। तो ये बात किसने लिखी है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने लिखी है। जी हाँ, बहुत ही फेमस ये लाइन है जो हम लोग लगभग हर परीक्षा के पेपर में देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी नए चाल में ढली। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन, हिंदी नए चाल में ढली। जब पत्रिका का संपादन किया गया तो यहां पर मुख्य रूप से आया ये बात, है ना। आगे हमारे तार सप्तक के प्रवर्तक हैं, आप सभी को पता ही है। तार सप्तक की जब हम बात करेंगे, 43 से स्टार्ट हुआ था। प्रतीक नामक पत्रिका का संपादन किया था भारतेंदु हरिश्चंद्र, इन्हीं के नाम पर हमारा पूरा युग ही है। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग। श्रीधर पाठक की हम बात करते हैं तो ये कैसे हैं, स्वच्छंदतावादी हैं। जी हाँ, बालकृष्ण भट्ट का हम लोगों ने उपन्यास देखा है, नूतन ब्रह्मचारी। तो अब बताइए, हिंदी नए चाल में ढली, ये बात कौन कह रहा है, किसने कहा है, बताइए। अच्छी हिंदी, परिमार्जित और परिष्कृत हिंदी लिखवाने के लिए द्विवेदी युग के पहले जिसने प्रयास किया, हमारे क्या हो जाएंगे, जी हां, भारतेंदु हरिश्चंद्र की ये रचना, ये लाइन है। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न पर। फोर्ट विलियम कॉलेज। जी हां, अगर जब आप पढ़ना चालू करेंगे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ठीक, क्लियर, तो ये सब बातें जब आप करेंगे तो ये सारी बातें प्रारंभ भी कहां से होती हैं, फोर्ट विलियम कॉलेज से होती हैं। जी हां, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक भूमिका हमारी निभाता है हिंदी के विकास के तौर पर। हिंदी उर्दू के वहां बात चलती थी, इंशाअल्लाह खां और ये सब चीजें हम करते हैं चर्चाओं में। तो कुल मिला के बात की है, अभी जल्दी से क्वेश्चन फिनिश करते हैं। तो बात किसकी की गई है, 1800 में क्या की गई है, इसकी क्या की गई है, स्थापना की गई है। क्या की गई है, इसकी स्थापना कब की गई है, 1800 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई है। अगला आता है हमारा राजा, मतलब शिव प्रसाद सितारे हिंद को क्या कहा जाता है, नाम मैंने पहले ही ले लिया, मुंशी प्रेमचंद बिल्कुल गलत, राजा लक्ष्मण सिंह सेकंड। ये दो विकल्प तो आप हटा देंगे, ये दो विकल्प तो आप इजीली हटा देंगे। बचा क्या, ये दो विकल्प आपने हटा दिए। अब बचता क्या है, बचता क्या है, सिर्फ इसमें एक, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को क्या कहा जाता था, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। राजा लक्ष्मण सिंह से कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि ये दोनों समकालीन तौर पर लिखते थे, है ना। एक नाम यहां पे और लेना है, मुंशी सदा सुखलाल नियाज और लल्लू सागर, जिनका, है ना, मुंशी सदा सुखलाल नियाज जिनका सुख सागर है, ठीक, और यहां पर क्या है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। यह भी प्रश्न आता है कि इन लोगों की भाषाएं कैसी थी, कौन हिंदी के लिए काम कर रहा था, कौन उर्दू के लिए, क्योंकि उस समय जो गारसा द तासी थे,
वो लोग उर्दू के ज्यादा हिमायती थे, है ना। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 30वां प्रश्न आपके सामने है, भाग्यवती किसकी रचना है। भाग्यवती उपन्यास हम लोग सबसे शुरू में ही पढ़ लेते हैं, किसका उपन्यास है। सदल मिश्र नासिकेतोपाख्यान लिखा। लल्लू सदल मिश्र का क्या है, एक रचना हम बहुत ज्यादा सुनते हैं, वो रचना क्या है, नासिकेतोपाख्यान, ठीक है। सदल मिश्र नासिकेतोपाख्यान। ईश्वरदास लल्लू लाल की क्या हम लोग एक रचना देखते हैं, प्रेम सागर। जी हाँ, कौन सी रचना देखते हैं, प्रेम सागर। तो भाग्यवती किसकी रचना है, श्रद्धाराम फुल्लौरी की रचना है। किसकी रचना है, श्रद्धाराम फुल्लौरी की रचना है भाग्यवती, ठीक। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का हमारा ये बैच है 1499 का, ये हमारा बैच है। डेली क्लासेस, बेस्ट कंटेंट, चैप्टर वाइज टेस्ट, चैप्टर वाइज पीडीएफ, एक्सपीरियंस टीचर एंड डाउट सेशंस के साथ आपको पूरा सॉल्यूशंस यहां पे मिलता है। बैच की कॉस्टिंग जो है हमारी, वो कितनी कॉस्टिंग है बैच की, जी हां, वो जस्ट है 1499 में। कितने में है बैच, 1499 में है जस्ट ये बैच। चलिए चलते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मृगनयनी उपन्यास किस लेखक की रचना है। कौन सा उपन्यास, मृगनयनी उपन्यास किस लेखक की रचना है, बताइए फटाफट बताइए। मृगनयनी प्रेमचंद की है, मैथिलीचरण गुप्त की है, जैनेन्द्र की है या वृंदावन लाल वर्मा की है। प्रेमचंद के उपन्यास तो आप लोग जानते ही हैं, गबन है ना, सबसे महत्वपूर्ण जिसको सब लोग जानते हैं गोदान है ना, पूस की रात याद इनकी कहानी है ना। मैथिली शरण गुप्त, वृंदावन लाल वर्मा। अब बताइए, बहुत ही आसान सा विकल्प दिया है और इस पर आप इजीली बता सकते हैं कि क्या होगा हमारा सही विकल्प। तो जी हां, इसका सही विकल्प क्या होगा, वृंदावन लाल वर्मा। क्या होगा, वृंदावन लाल वर्मा। इन्होंने ऐतिहासिक धरोहरों और ऐसी चीजों को लेके अपने उपन्यास लिखे हैं। तो वृंदावन लाल वर्मा की रचना है मृगनयनी। परिमल अनामिका गीतिका तुलसीदास अणिमा किसकी रचना है, आपको पता चल ही गया होगा। जी हां, ये रचना है हमारी किसकी, बताइए, पंत प्रसाद निराला महादेवी। तो ये होगा हमारा किसकी रचना है, अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, अणिमा, नए पत्ते। तो ये क्या है, परिमल निराला। इस पर जो इन्होंने शुरू में लिखा है, परिमल, अनामिका, गीतिका, तुलसीदास। देख लीजिए सारे लोग, किसी का यह प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, बहुत बार पूछा गया। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, छायावाद के ही चारों लोगों को क्या दे दिया है यहां पे विश्लेषण। जी हां, अगला प्रश्न देखते हैं। बरिया बीती बल गया, बताइए ये पंक्ति किसकी है। बरिया बीती बल गया, अस बुरा कमाया, हर जिन छाड़े हाथ जिन नेड़ा आया। बताइए ये रचना, ये पंक्तियां किसकी है। टफ क्वेश्चन है थोड़ा सा ये तुलनात्मक रूप में, है ना। तो इस तरह की बातें किसने कही हैं, जी हां, कबीर दास जी का नाम हम यहां पर देखते हैं। किसका नाम देखते हैं, कबीर दास जी का नाम हम यहां पर देखते हैं। आगे आगा, हीरा मनसुआ, बहुत शानदार, ये प्रश्न बढ़िया है। का उल्लेख कहां पर आता है, बताइए। हीरा मनसुआ, अब सुआ है जो संदेश पहुंचाता है। अगर उस समय के आप प्रेमाख्यानक काव्य देखेंगे तो उसमें सुआ और कबूतर बहुत बचाते हैं। और यहां पर बात हो रही है किस पर, पद्मावत के अंदर। बताइए, कबीर ग्रंथावली, सूरसागर, रामचरितमानस थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो ये होगा सही इसका क्या, पद्मावत। ये हमारे जायसी की कृति है और इस पर प्रतीकात्मक रूप से बताया गया है ना, कि कौन किसको क्या कहता है, इस रूप की बात हो गई है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, पद्मावत, मलिक मोहम्मद जायसी की ये कृति है। इनकी एक कृति और है अखरावट। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न अंग्रेजी के, वेरी गुड क्वेश्चन, बताइए अब इसको आंसर करिए। अंग्रेजी को रोमांटिसिज्म के लिए हिंदी में कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है। जी हां, प्रकृतिवाद,
छायावाद, स्वच्छंदतावाद या साम्यवाद? बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही विकल्प। किसकी बात की गई है हिंदी में? अंग्रेजी के रोमांटिसिज्म के लिए हिंदी में प्रयुक्त शब्द है, जरा अच्छे से पढ़िएगा, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। रोमांटिसिज्म, सरलिज्म, ये सब धाराएं थी जो वहां चलती थी और इसको हम क्या कहते हैं? स्वच्छंदतावाद कहते हैं। जी हां, कैसी रचनाएं कहते हैं? इनको हम कहते हैं स्वच्छंदतावादी रचनाएं। ठीक, इनको हम क्या कहते हैं? स्वच्छंदतावादी रचनाएं। जी हां, क्या कहेंगे? स्वच्छंदतावाद। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 46वां प्रश्न आपके सामने है, हिंदी रेखा चित्र का विकास कब हुआ था? अगेन थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है आप सभी के लिए, तो याद रखिएगा बिना दिक्कत के। रेखा चित्र हमारा 1936, महादेवी वर्मा के संस्मरण भी आप पढ़ सकते हैं, पद के साथ ही बहुत महत्वपूर्ण है यहां पे 1936। अगला प्रश्न आता है, आंसू किसकी रचना है? बताइए आंसू किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की रचना है, जयशंकर प्रसाद की रचना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है या सुमित्रा नंदन पंत की रचना है? किसकी रचना है ये? आंसू किसकी रचना है? जी हां, आंसू किसकी प्रमुख काव्य है? बताइए। बहुत ही शानदार सा प्रश्न आया है और किसी से गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि विरह काव्य की जब हम बात करेंगे, है ना, तो हमारा क्या आता है? आंसू आता है। बताइए क्या होगा इसमें? सुमित्रानंदन पंत प्रकृति के कोमल कांत कवि हैं। मुक्त छंद की बात करेंगे तो निराला आते हैं। जी हां, मैथिली शरण गुप्त की बात हम कब करते हैं? जब हमें बात होती है किसकी? जब हमें बात होती है किसकी? राष्ट्रवादी। और यहां पर आते हैं आंसू, एक विरह की बात यहां पर की गई है, तो ये क्या हो गया? हमारा आंसू हो जाएगा सही विकल्प। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा नाम रीतिकाल का नहीं है? इनमें से कौन सा नाम रीतिकाल का नहीं है? जी हां, पूर्व मध्यकाल रीतिकाल का नाम नहीं है। कलाकाल, श्रृंगार काल, अलग अलग कवियों ने, अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग माना है, लेकिन यहां पर क्या आ जाएगा? हमारा पूर्व मध्यकाल की बात यहां पर की जाती है। किसकी बात की जाती है? पूर्व मध्यकाल की बात का प्रयोग यहां पर नहीं किया जाता है ना। पूर्व मध्य हर खंड को हम इस भाग में बांटते हैं। थोड़ा सा वर्गीकरण देखेंगे तो सबसे पहले क्या आता है हमारा? आदिकाल, फिर क्या आता है हमारा? भक्तिकाल, भक्तिकाल के बाद हमारा क्या आता है? रीतिकाल, रीतिकाल के बाद हमारा लास्ट क्या आता है? जी हां, लास्ट हमारा क्या आता है? आधुनिक काल। क्या आता है? आधुनिक काल। 1050 से 1375, 1375 से 1700, 1700 से 1900 और 1900 से अब तक। 1050 से 1375, 1375 से 1900, 1900 से 50 और अब तक। क्लियर? ठीक है, तो चलिए इसको याद रखने की, इसको बाद में साहित्य में हम लोग देखेंगे। सिर्फ इतना याद रखिए कि इसको हम याद रखेंगे, इनमें से कौन सा नाम रीतिकाल का नहीं है? तो पूर्व मध्यकाल नाम रीतिकाल का नहीं है। लेखपाल का बैच प्रारंभ है, जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो, पढ़ सकते हो। बैच प्रारंभ ऑनलाइन कोर्सेस। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और यह है हमारा, कठिन काव्य का प्रेत किसको कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत किसको कहा जाता है? केशव दास को हम क्या कहते हैं? कठिन काव्य के प्रेत के नाम से हम केशव दास को जानते हैं। जी हां, रामचंद्र का इनकी एक बहुत महत्वपूर्ण रचना भी है। और अगला और अंतिम प्रश्न है आपके सामने, अतीत के चलचित्र, अतीत के चलचित्र यात्रा संस्मरण है। आप संस्मरण बोलेंगे आप इसको, किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रवैयासी शरण गुप्त नहीं। जी हां, महादेवी वर्मा। भक्तिन बाबू करके ऐसी एक इनकी और रचना है, अभी मैं विस्मित कर रहा हूं। तो ये क्या हो गया हमारा? अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की रचना है। जी हां, महादेवी वर्मा की कौन सी रचना है? अतीत के चलचित्र। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज का सेशन यहीं तक। संडे स्पेशल था इसलिए आपको ये दिया गया। कल मिलेंगे एक नई एनर्जी, नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।